देखिए, सबसे पहले शक यहाँ पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि एसआईआर पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। विपक्ष को बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों सपोर्ट करती है? एसआईआर में जो वोट्स डिलीट किए जाते हैं, इसका मतलब है कि उन वोटों का ताल्लुक विपक्ष से होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और उसकी सरकार एक बड़ी साजिश में शरीक हैं। एसआईआर एनआरसी का दूसरा नाम है। एनआरसी में भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। और एसआईआर के अंदर भी आपने यही काम किया। तो जो काम बीजेपी की सरकार खुद नहीं करना चाहती थी या कर सकती थी, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए इस देश के अंदर करा रही है। एसआईआर देश के लोकतंत्र का गला घोट रही है। लोकतंत्र मरता जा रहा है हर रोज। एसआईआर अगर होगी तो देश के लोकतंत्र पे बड़ा असर पड़ेगा और मुस्तकबिल के अंदर जब तारीख लिखी जाएगी और इतिहास लिखा जाएगा तो लोकतंत्र को मारने वाले, कत्ल करने वाले संगठन में बीजेपी का नाम आएगा और साथ में इलेक्शन कमीशन का भी नाम आएगा। सर, नाव है वक्त को लेकर लगातार बातचीत, बयानबाजी शुरू हो गई है कि इसको उखाड़ फेंकेंगे। आप भी कल इस बात को कह रहे थे कि 29 में हमारी सरकार आते ही हम ये करें। क्या वक्त बिहार में, क्या ये जरूरी था वक्त को उठाना, या असल मुद्दे जो और अन्य हैं, चाहे वो रोजगार हो, युवा जो पलायन कर रहे हैं, बिहार के जो लोग हैं तमाम, वो जरूरी है, या ये वक्त जरूरी है? देखिए, वो मुद्दे भी जरूरी हैं, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी, हिंदुओं का बच्चा भी, मुसलमानों का बच्चा भी, दोनों बेरोजगार हैं। महंगाई से दोनों पीड़ित हैं। विकास नहीं होगा तो सड़कों पे चलना दोनों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन वक्फ भी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैंने कहा था कि 29 में हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ के कानून को ख़त्म करेंगे, 3 तलाक को ख़त्म करेंगे और इस तरीके के जो भी कानून हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एंटी मुस्लिम जो कानून बनाए गए या बनाए जाएंगे, इस इंटेंशन से हम उनको ख़त्म करेंगे। वक्फ का कानून तो सीधा सीधा मुसलमानों के वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए है, कब्रिस्तानों को ख़त्म करने के लिए है, मसाजिद पे सवालिया निशान उठाने के लिए है। हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हर तीसरे दिन हमारे ही देश के अंदर मस्जिदों पे सवाल उठाए जाते हैं। कहीं पे कोई शिवलिंग निकल आता है, कहीं पे कोई मंदिर निकल आता है। और इसके बावजूद कि भारत का कानून है, पार्लियामेंट ने पास किया है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। इसके बावजूद भी अदालतों के अंदर मुकदमे मौजूद हैं। ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग जो है वो तेज होती जा रही है, आपने भी इस बात को दोहराया, बाकी बिहार के अंदर अन्य नेता जो हैं वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं। क्या अगर नहीं अनाउंस होता है तो क्या ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी? देखिए, सवाल ये है कि बिहार के अंदर जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो गया तो मुसलमान का क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी ताकत है बिहार के अंदर। 18-19% मुसलमान है बिहार के अंदर और मुझे यकीन है कि आरजेडी इस बात का ऐलान करेगी, इंडिया इस बात का ऐलान करेगी। ज्यादा बेहतर है कि इलेक्शन से पहले ही इसका ऐलान कर देना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि एक वक्त था जब बिहारी होना एक गाली हुआ करती थी, लेकिन अब गर्व की बात होती है जब कोई बिहारी कहता है। जंगल राज पूरी तरीके से 2005 से पहले जो है था, लेकिन अब हमने लॉ एंड ऑर्डर पर जो है काफी काम किया है। देखिए, मैं उनसे कहूंगा रीजनलिज्म मत कीजिए, देश टूट जाएगा। भारतीय होना गर्व की बात है।
अगर मैं कहूँ कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे गर्व है, इसका मतलब है कि मैं बिहार के आदमी की मुखालफत कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं केरल और तमिलनाडु के आदमी की मुखालफत कर रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा बड़ी हैसियत का आदमी हूँ मैं, चूँकि मैं यूपी का हूँ और यूपी गर्व करता हूँ। आप चुनाव के लिए रीजनलिज्म की बात करेंगे और आप चूँकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं है कि बिहार की आम जनता कितनी परेशानियों से जूझ रही है। ये जो नया रीजनलिज्म पैदा हुआ है कि मैं अपने प्रांत पे गर्व करता हूँ, ये भारत को कमज़ोर कर देगा। सर लेकिन इस बीच एक जानकारी सामने आई जब आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि आम लोगों के लिए यमुना का गंदा पानी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यमुना बह रही है गंदे उसमें। दूसरा मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जो है अलग से एक जगह बनाई गई है जहां पर गंगा का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे इन आरोपों का आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये खबर हम तक पहुंची है कि प्रधानमंत्री भी जाएंगे और दूसरे लोग भी जाएंगे वहाँ पे। एक खबर ये है कि गंगा का पानी वहाँ इकट्ठा किया गया है। एक खबर हमारे पास ये भी आई है कि बहुत सारी बिसलरीज वहाँ पे पहुंची हैं और बिसलरीज का पानी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हमारे बीजेपी के नेताओं को कोई बीमारी ना लग जाए। और दिल्ली के लोग वही पानी पिएंगे जो यमुना का सड़ा हुआ पानी है, जो पॉल्यूटेड पानी है, लेकिन धोखा देने के लिए वो अलहदा से गंगा का पानी है या बिसलरी का पानी है, वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता पिएंगे। जितनी निंदा की जाए इतना कम है, और यही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का डबल स्टैंडर्ड है और असली चेहरा है। सर की टीम इंदौर पहुंची हुई थी जहां पर उनके साथ छेड़खानी हुई, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए था, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। कई बार आपको अपनी जो पॉपुलैरिटी होती है उसका अंदाज़ा नहीं होता, ये हमारे लिए उनके लिए सबक। देखिए, बीजेपी की आदत हो गई है अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, हर जगह का मामला है। इलाहाबाद के अंदर सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, उसको भी जस्टिफाई करते हैं, और इस तरीके के जो गुनाह है उनको जस्टिफाई करते हैं। अब तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं। अब तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे हर आदमी को घर से निकलने से पहले पुलिस को इत्तला देनी चाहिए ताकि उसकी हिफाजत हो सके, वरना सड़कों पे चलते हुए माँ और बहनों के साथ कुछ भी हो सकता है। बलात्कार यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हर जगह तीसरे चौथे दिन खबर आ जाती है। महाराष्ट्र के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, हर 23 मिनट के बाद, हर 23 मिनट के बाद एक बच्चा किडनैप होता है। ये कानूनी व्यवस्था है। सर दिल्ली खबर सामने आई जहां एक कॉलेज की छात्रा के ऊपर एसिड अटैक किया गया। इसमें 3 लोगों की जो है पहचान हुई है, जितेंद्र है, ईशान है, अरमान है। पुलिस ने जानकारी दी है कि हम जो है कुछ लड़की के हाथ पैरों पे भी जो है वो फेंका गया। किस तरह से देखते हैं जब कॉलेज की छात्राओं के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो भी उन्हीं के ही साथ के जो लोग होते हैं? देखिए, बहुत ही तकलीफ और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली जो अमित शाह जी के कंट्रोल के अंदर है, यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत मातहत सारी पुलिस आती है, वहाँ पे भी अगर लड़कियों के साथ इस तरीके का जुल्म होगा तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी इनकॉम्पिटेंट सरकार है। जिन लड़कों ने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब भी एसिड अटैक या महिलाओं की सुरक्षा पर जो है सवाल खड़े होते हैं तो एक सरकार को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं, आम जनता है, उनके अंदर सिविक सेंस जो है वो कम है, या सरकार पर ही दोष मढ़ना और इस पर राजनीति करना? देखिए, जब सरकार सरकार की तरह ना चले,
नफरत फैलाने का काम करे, धर्म को एक मुद्दा बना ले, सेकुलर देश के अंदर होते हुए भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करे, तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये इनकॉम्पिटेंट सरकार है। एक तरफ लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे तो न बेटी बच रही है, ना कोई अपने बेटी को पढ़ने के लिए भेजेगा अगर इस तरीके के वाकयात होंगे कि उनके ऊपर तेजाब फेंका जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी तो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार, दिल्ली का एलजी और हमारे अमित शाह जी जिम्मेदार है। सर, उमर अब्दुल्ला प्रोग्राम में शामिल हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वहाँ उन्होंने उसका समर्थन दिया, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पॉलिसी का जो है वो विरोध कर दिया। डाइवर्जन नजर आ रहा है। देखिए उमर अब्दुल्ला की अलहदा पार्टी है, कांग्रेस अलहदा पार्टी है। हमारा इलेक्टोरल अलायंस हो सकता है, अगर हमारी और उनकी आइडियोलॉजी एक हो तो फिर दो पार्टीज नहीं होंगी। नीतीश कुमार की पार्टी अलहदा क्यों है? अगर बीजेपी और नीतीश कुमार की एक ही आइडियोलॉजी है तो फिर दो पार्टीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं अलहदा अलहदा विचार हैं बहुत सारे मुद्दों पर। जहां तक एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, हम इस देश के अंदर आरएसएस के जो विचारधारा है उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, उसकी हम मुखालफत करेंगे। वो देश के लिए तबाहकुन है, हमारे मासूम बच्चों के लिए तबाहकुन है। अगर आरएसएस की विचार की शिक्षा बच्चों को दे दी जाएगी तो भारत तबाह हो जाएगा।